नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे और हम उसमें प्रतिनिधि सभा का अध्ययन कर रहे थे। और इससे पहले के वीडियो में हम अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसमें जो चुनाव की जो प्रथा है, जेरी मैंडरिंग, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज हम उसी को एक बार रिपीट करते हैं। देखते हैं कि जेरी मैंडरिंग प्रथा क्या है। ये चुनाव क्षेत्रों को बनाना विधानमंडलों की वहाँ जिम्मेदारी होती है, इसीलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल जेरीमैंडरिंग तरीके का प्रयोग करता है। जेरीमैंडरिंग नाम पड़ने का कारण यह है कि 1872 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर जो थे, उनका नाम था एल्ब्रिज जेरी, ने जिलों की सीमाओं में परिवर्तन किया और जो जिलों की आकृति थी वो सैलामेंडर से मिलने के कारण इसका नाम जेरीमैंडरिंग दिया गया। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र का इस ढंग से निर्माण करते हैं कि विरोधी दल के जो समर्थक हैं उनकी संख्या तो थोड़े से क्षेत्रों में सीमित हो जाए और जो अपने दल के समर्थक हैं उनके संख्या को अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैला दिया जाए कि वे थोड़े से ही बहुमत से अपने प्रत्याशी को विरोधी दल की तुलना में जीत दिला सकें, ताकि प्रतिनिधि सदन में उनको अधिक स्थान प्राप्त हों। सदस्यों के लिए योग्यताएं हैं कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो और अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं हो और उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। विशेषाधिकार। अब सदन में वहाँ के जो सदस्य हैं उनको भाषण की स्वतंत्रता होती है। जिस समय उनका अधिवेशन चल रहा होता है सदन का, उस दौरान दीवानी मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अधिवेशन। जो 20वां संशोधन था उसके द्वारा वर्ष में एक बार कांग्रेस की बैठक अवश्य होनी चाहिए और जो 3 जनवरी को होती है। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ चलता है और एक साथ ही समाप्त होता है, लेकिन अगर स्थगन की तिथि पर सहमति नहीं हो तो राष्ट्रपति तिथि निर्धारित करते हैं। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इनकी अवधि 2 वर्ष है। आगे है प्रतिनिधि सभा की कार्य एवं शक्तियाँ। इसकी शक्तियाँ सीनेट की तुलना में कम हैं। पहली शक्ति है स्पीकर का चुनाव। ये अपना अध्यक्ष स्वयं निर्वाचित करते हैं, जो कि बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य करते हैं। दूसरा है व्यवस्थापन शक्ति। इस शक्ति में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान पदी है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में देखें तो वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत होता है और कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है और संशोधन होने के लिए दोनों सदनों के कम से कम 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार करना आवश्यक है। कार्यपालन शक्ति। सीनेट की तुलना में इस सभा की ये शक्तियाँ नगण्य हैं। जब कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में जो 3 प्रत्याशी हुए जिन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा को अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित करे। चौथा है युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणाओं की पुष्टि करती है। नियम बनाना। जो प्रतिनिधि सभा है वो अपनी कार्यवाही के नियम स्वयं बनाती है तथा सदन 2/3 बहुमत से जो सदस्य दोषी है उसकी सदस्यता को भी वो समाप्त कर सकता है। महाभियोग लगाना ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या विभिन्न उच्च पदाधिकारियों के द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य इस सदन के द्वारा ही किया जाता है। पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति। ये कांग्रेस द्वारा जो निर्मित प्रशासनिक निकाय हैं जिन्हें वह अनुदान देती है, उनके पर्यवेक्षण का कार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। यह अन्वेषण संबंधी कार्य भी करती हैं और वह यह है कि सीनेट के समान यह अन्वेषण या प्रशासकीय जांच का कार्य भी करती हैं, लेकिन सीनेट की तुलना में अगर हम देखें तो यह अधिकार महत्वहीन है। आगे है प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। इसके दुर्बलता के मुख्य कारण निम्न हैं। उसमें पहला है अध्यक्षीय प्रणाली। इसमें कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है और न इसके प्रति उत्तरदायी होती है।
अतः इस सभा के पास कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को नियंत्रित करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। दूसरा है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था। यहाँ भी 2 सदन हैं और दोनों के अधिकार समान हैं। दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते हैं। दोनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है। अतः यह सदन अशक्त है। सीनेट की विशेष स्थिति। संविधान ने ही सीनेट को विशिष्ट स्थिति प्रदान की है और यह राष्ट्रपति की एक तरह से परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करती है। व्यवस्थापन अधिकारों के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकार भी इसको प्राप्त हैं। संधियों का पुष्टिकरण करना हो तो वो अधिकार भी सीनेट के पास है। उच्च नियुक्तियों का समर्थन करना हो, विभागीय जांच, यानी इस तरह के जो कार्य हैं वो सब सीनेट के पास में हैं और यह अधिकार प्रतिनिधि सदन के पास नहीं होने से यह कमजोर संस्था है। अल्प कार्य अवधि। जो प्रतिनिधि सभा है उसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष ही है, तो जो सदस्यों का अधिकांश समय भावी निर्वाचन की चिंता में ही व्यस्त रहने से व्यतीत हो जाता है, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल है। वो आते हैं, अपने कार्य को समझते हैं और कुछ समय बाद ही उन्हें अगले चुनाव की चिंता लग जाती है और वे अपने काम पर ध्यान न देके चुनाव के कार्य में व्यस्त रहते हैं। प्रतिनिधियों का स्तर। अब जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो या तो सामान्य श्रेणी के होते हैं या जो उनका व्यक्तित्व है वो क्षेत्रीय व्यक्तित्व होता है या उनकी सोच होती है वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जबकि जो सीनेट के सदस्य हैं वो राष्ट्रीय व्यक्तित्व वाले होते हैं और प्रतिभा संपन्न होते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण। इस सभा का राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं होता है और कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अतः यह सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ करने का अधिकार नहीं रखती है। और अंतिम है बड़ा आकार। इसका जो बड़ा आकार है वो भी इसकी दुर्बलता का कारण है, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या 435 है जबकि सीनेट में सदस्य संख्या 100 है। तो वहाँ जो विचार विमर्श होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और जो सीनेट की जो सदस्य हैं वो केवल 100 सदस्य हैं और सीनेट का सदस्य बनना वहाँ पर गौरव का प्रतीक समझा जाता है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।